तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो बच्चों, हम आप लोग को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी साइंस के वीडियो अपलोड कराए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो आप लोग वहां से अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो श्रेष्ठा योजना है, इसका भी जो एग्ज़ाम करा रहा है NTA करा रहा है। कौन करा रहा है? NTA, यानी कि जो PMSSC योजना का भी एग्ज़ाम कौन करा रहा था? NTA का मतलब क्या क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि ये एक एजेंसी है जो क्या कर रहा है, इसी के थ्रू से क्या हो रहा है, आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना? तो ये एजेंसी क्या करा रही है, इसका एग्ज़ाम करा रही है। और जो PMSSC योजना था, उसका भी एग्ज़ाम किसने कराया था? इसी कंपनी ने कराया था। ठीक है ना? तो चलिए, आज के इस वीडियो का जो साइंस के क्वेश्चन है उन सबों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होगा? पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होगा? तो हमारा पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? तो देखिए, पलायन वेग क्या होता है कि यानी कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी पिंड को या किसी वस्तु को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, बाहर की तरफ चला जाए। यानी कि आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पत्थर कहाँ जा चला आता है? नीचे चला आता है। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। अगर हम उसी को कितना स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। जैसे चंद्रमा पे आप लोग देखे होंगे ना कि चंद्रमा पे लोग क्या करते हैं, जैसे ही अगर पैर को उठाते हैं तो उनको चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं खींचता है। तो अगर आप एक बार ऊपर की तरफ कूदेंगे ना तो आप ऊपर की तरफ ही रह जाएंगे। यानी कि चंद्रमा अपनी तरफ नहीं खींचता है तो वो क्या होगा, आदमी वहीं पर टंगा ही रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होगा। यानी कि किस स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें कि वो पलायन हो जाए। पलायन का मतलब क्या हो जाएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर जाएगा तो वो पृथ्वी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न दिए थे सॉरी 3 प्रश्न दिए थे आप लोगों को क्या करने के लिए, इसका मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर अभी तक किसी भाई ने भी कमेंट नहीं किया है। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? किसकी किसकी? मृत कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और मैंने बता दें कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनियो लीवेनहॉक। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यानी कि क्या नाम है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। तो यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक हुक ने किया था और एक हॉक ने किया था। हुक ने मृत कोशिका खोज की थी और हॉक जो थे किसका किए थे? जीवित कोशिका खोज किए थे। तो यानी कि मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनियो लीवेनो हॉक ने किया था। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक।
कि किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, दिया है कि स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक किन दिशाओं की ओर संकेत करता है। यानी कि इस चुंबक को आप क्या करेंगे, एक धागे से लटका देंगे तो वो किन दिशाओं में जाकर ठहरता है। ठहरने के बाद वो बताएगा कि ये दिशा है, ये दिशा है। तो उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या होता है, वो रुकता है। क्या होता है, उनकी जो दोनों सिराएं होंगी, ये मान लीजिए ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये किसके किसके दिशा में रुकेंगी, तो एक उत्तर की तरफ रुकेगा और एक दक्षिण की तरफ रुकेगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, दिया है कि निम्नलिखित में से किसका मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। यानी कि किन किन तत्वों के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है, वाटर गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वाटर गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी कि कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम है। कौन सा है, लाइसोसोम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला दिया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है। यानी कि सीधा सीधा पूछा है कि डीएनए की खोज किसने किया है। तो किसने किसने किया है, वाटसन और क्रिक ने किया है। किसने किया है, वाटसन और क्रिक ने किया है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला दिया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है, 46। अगर यही पूछ देगी कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की जोड़ी में कितना संख्या होगा, तो जोड़ी का मतलब कितना होता है, 2। यानी कोई भी चीज़ लेंगे तो जोड़ी में, जैसे आप चप्पल लेते हैं तो एक जोड़ा लेते हैं, तो एक जोड़ा में कितने चप्पल होते हैं, 2। यानी कि एक आप लेफ्ट वाले में पहनेंगे, एक और राइट वाले में पहनेंगे, तो जोड़ी का मतलब 2 होता है। तो जोड़ी में जब पूछेगा तो 23 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23। तो जोड़ी में पूछेगा तो हमारा आंसर 23 होगा। अगर पूछा केवल कुल संख्या कितना है तो क्या बताएंगे, 46 बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, अगला हमारा दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व की छड़ों का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो कौन सा नाभिकीय रिएक्टर किस तत्व की छड़ों का प्रयोग करके नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, अगला दिया है कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। यानी कि एक अश्वशक्ति का मतलब क्या होता है, हार्स पावर होता है। क्या होता है, हार्स पावर। तो एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला दिया है हमारा कि झीलों के जम जाने पर, यानी कि जो झील होते हैं ठंडी के समय में क्या होता है, बर्फ़ उनमें जब जम जाता है तो जलीय जंतु जिंदा कैसे रहते हैं। यानी कि जो उसके अंदर जो जल में रहने वाले जीव हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं। यानी कि झील जब होती है उनमें बर्फ़ जम जाते हैं, तो झील के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि झील के निचले तल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। यानी कि अगर जो झील होगा ना, उसके नीचे का जो पानी होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से पानी जब कम नहीं होगा तो वो बर्फ़ नहीं जमेगा। जब बर्फ़ नहीं जमेगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से प्रश्न बताएंगे कि जो जो पानी होता है वो पूरी तरीके से बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यानी कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाता है, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला हमारा प्रश्न दिया है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड करता है। कौन करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट प्रश्न ये दिया है कि संवेदन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। संवेदन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा ये दिया है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी जिसको कहते हैं ना, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। अरस्तु ने जंतु विज्ञान की खोज की है। ठीक है ना, इसलिए उन्हीं को जनक कहते हैं। किसको, जंतु विज्ञान का, अरस्तु को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला प्रश्न दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी सहायता से संपन्न होती है। ठीक है, तो किसकी सहायता से होती है, स्टोमेटा से होती है। किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला दिया है कि फाइलेरिया रोग के परजीवी का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो क्यूलेक्स। किससे होता है, क्यूलेक्स से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा अगला दिया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इनमें से सबसे सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, तो इस्पात के अंदर जैसे लोहा वगैरह सब आते हैं। ठीक है ना, जितने भी धातुएं वगैरह आती हैं सब किस में आती हैं, इस्पात के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, दिया है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ये सीधा सीधा क्या है, हमारा एक परिभाषा है। पूछते हैं ना त्वरण किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और आप लोगों से मैंने एक और प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में कि मनुष्य का सामान्य तापमान, शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है। तो उसका भी किसी भाई का अभी तक कमेंट नहीं आया है कि मनुष्य के सामान्य तापमान कितना होता है, या फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे इसलिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे होंगे। तो मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मनुष्य के सामान्य तापमान की बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, कि ये हमारा क्या दिया है, तो दिया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। देखिए इधर तांबा दिया, इधर अर्जेंटीना ये सब दिया है। तो इसका मतलब ये सब इधर हमारे तत्व दिए गए हैं और इधर ये सब अयस्क दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, अयस्क। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को बताना है कि तांबे का अयस्क कौन सा है, उसके बाद मरकरी का अयस्क कौन सा है, आयरन का, चांदी का। ठीक है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तांबे का। तो तांबे का कौन सा होता है, तांबे का होता है क्यूपराइट होता है। क्या होता है, क्यूपराइट होता है। ठीक है, उसके बाद मरकरी के पास जाते हैं। तो मरकरी का कौन सा होता है, सीने बार होता है। कौन सा होता है, सीने बार होता है। और आयरन का क्या होता है, आयरन का होता है अयस्क हेमेटाइट होता है। कौन सा होता है, हेमेटाइट। और लास्ट में चांदी बच गया और उधर जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए कौन किसका क्या है। तो तांबे का कौन सा हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा। मरकरी का कौन सा हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। उसके बाद आयरन का हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा। और चांदी का क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। तो इसको आप लोग सीधा सीधा याद कर लेंगे। एक ही प्रश्न में आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि 4 उत्तर आप लोग को मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगा लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।